हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से हम लोग कर रहे हैं तैयारी। तो 4 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप पीछे के भी सभी वीडियोज़ को जरूर देख के रिवाइज कर रहे होंगे। ये जो सीरीज है ना, इसका एकमात्र पर्पस है रिविजन, कि आप ये सारे पॉइंट्स देखो। अगर आपके नोट्स में नहीं है तो इनको आप इंक्लूड करो। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य में केंद्र सरकार द्वारा गन्ने की फसल में उचित एवं लाभकारी मूल्य में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान को मंजूरी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी के संबंध में सिफारिश की मांग और किसान उत्पादक संगठनों का गठन। ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा गन्ने की फसल के उचित एवं लाभकारी मूल्य में वृद्धि। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चीनी सत्र 2022-23 अक्टूबर सितंबर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य फेयर एंड जो है रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP 305 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी दे दी है। फसल की यह कीमत 10.5% की मूल्य रिकवरी दर के लिए है। इसके 10.5 बोल रहा हूँ, 10.25 होगा ना, 10.25% से अधिक की रिकवरी के में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3.05 रुपये पर क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा और रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 3.05 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP में कमी होगी। अभी FRP क्या है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित कीमत है। चीनी मिलें इसी कीमत पर किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य होती हैं। देश भर में FRP का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। इस आदेश के अनुसार गन्ने के डिलीवरी की तारीख 14 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। FRP का निर्धारण की बात करें तो उचित एवं लाभकारी मूल्य गन्ने से चीनी की रिकवरी पर आधारित होता है। 2021-22 के चीनी सत्र हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य 10% की बेस रिकवरी के आधार पर 2900 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया है। चीनी की रिकवरी गन्ने की पेराई तथा उत्पादित चीनी के बीच का अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो रिकवरी जितनी अधिक होगी FRP उतना ही अधिक होगा और चीनी का उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। FRP की घोषणा की बात करें तो उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा किया जाता है। CCE की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान को मंजूरी। कॉन्टेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी है। अद्यतन NDC पेरिस समझौते के तहत अपनी आपसी सहमति के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने की दिशा में भारत के योगदान में वृद्धि करने का प्रयास करता है। UK के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के पार्टियों के सम्मेलन COP26 के 26वें सत्र में भारत ने दुनिया के समक्ष 5 अमृत तत्व पंचामृत देश पेश किए तथा जलवायु कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया। भारत में मौजूदा NDC का यह अद्यतन स्वरूप है। COP26 में घोषित पंचामृत को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में परिवर्तित करना है। यह अद्यतन स्वरूप भारत के 2070 तक नेट जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इंडियाज़ पंचामृत एट COP26, अगर इसको समझे भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो यह है पंचामृत। रीच नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030, फुलफिल 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय RE बाई 2030, रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन एमिशंस बाई 2030, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी लेस देन 45% बाई 2030, अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाई 2070। ये पंचामृत है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकार के संबंध में सिफारिश की मांग। कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन को अगले शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति पर उनकी सिफारिश के लिए एक पत्र भेजा है। मुख्य न्यायाधीश रमन 26 अगस्त 2022 को रिटायर हो रहे। यह मुख्य न्यायाधीश रमन पर निर्भर है कि वह अपने उत्तराधिकार के बारे में कानून मंत्री को अपनी सिफारिश दें। वैसे न्यायमूर्ति UI ललित अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का ज्ञापन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त समझा जाए। ज्ञापन के अनुसार यह नियुक्ति प्रक्रिया केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा अगली नियुक्ति के बारे में निवर्तमान CJI की सिफारिश मांगने के साथ शुरू होती है। मंत्री को उचित समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश लेनी होती है। इसके लिए ज्ञापन में विस्तृत या समय रेखा निर्दिष्ट नहीं की गई है। हालांकि यदि शीर्ष न्यायाधीश पद पर पिछली नियुक्तियों को देखा जाए तो कानून मंत्री द्वारा सिफारिश मांगने के बाद निवर्तमान CJI द्वारा अपने सेवानिवृत्ति दिवस से 1 महीने पहले अपना जवाब भेजा गया था। ज्ञापन में कहा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून और न्याय और कंपनी मामले के मंत्री प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिश देंगे, जो नियुक्ति मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। तो FPO प्रमोशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस है। डायग्नोस्टिक स्टडी, फिजिबिलिटी एनालिसिस, बेसलाइन असेसमेंट्स एंड ऑडिट, बिजनेस ऑपरेशंस, सिस्टम डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये बिजनेस प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ अर्नर्स। अच्छा 1 सेकेंड, ये क्या है? तो ये मतलब प्रोसेस है आई थिंक उसका। तो आगे इसमें देखते हैं। किसानों का उत्पादक संगठनों का गठन। कॉन्टेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा 6,865 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2020 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन, संवर्धन, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इससे संबंधित था। तो इस योजना के तहत इन संगठनों को बड़े पैमाने पर बचत कला, उत्पादन लागत में कमी और किसानों की आय में वृद्धि हेतु सहायता दी जाएगी। इस प्रकार ये योजना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। किसान उत्पादक संगठन की बात करें तो कृषक सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन होते हैं, जो FPO की नीतियों के निर्माण और निर्णय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। FPOs की सदस्यता इसकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम है और सदस्यता की जिम्मेदारी की स्वीकार करने के लिए तैयार रहने वाले सभी लोगों के लिए खुली होती है और बगैर किसी लैंगिक, सामाजिक, नस्लीय, राजनीति, धार्मिक भेदभाव कि कोई भी FPOs का सदस्य बन सकता है। FPOs के संचालक अपने किसान सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे अपने FPOs के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों के में FPOs ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं और इनके माध्यम से किसान अपनी उपज से बेहतर आय प्राप्त करने में सफल रहे। उदाहरण के लिए राजस्थान के पाली जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा एक उत्पादक कंपनी बनाई गई है। इसके माध्यम से इन महिलाओं को शरीफा, कस्टर्ड एप्पल के उच्च मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा 4 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट ये चारों पॉइंट्स हमने कवर किए। बस इसका पर्पस यही है, एक बार बस देख लेना है सरहरी निगाह से। कुछ याद करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सीरियस हो, नोट्स बना रहे हो, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो एक रिवाइज यहाँ पे करने आप आते हो। मैं बस इसी पर्पज़ से इस सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से MCQ क्विज़ वगैरह भी अटैम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई टॉपिक हो जिस पे वीडियो हमें बनानी चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।